हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सी साक्षी विवेक जैन आगरा से। आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में और रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने वाले एक्ट रेरा, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के बारे में। कोशिश करेंगे बहुत ही इजी सी, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें कि रेरा है क्या। रेरा को लाने के पीछे गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या रही होगी। रेरा के आने से पहले रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और रेरा के आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को उन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन मिला, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ बात करेंगे हम रेरा की एप्लीकेबिलिटी को लेकर कि किन किन प्रोजेक्ट्स पर रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और किन प्रोजेक्ट्स पर रेरा रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्टेड है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन इतना बड़ा सेक्टर होने के बाद भी 2016 से पहले तक ये एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनरेगुलेटेड सेक्टर था। मीनिंग ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जो इस रियल एस्टेट सेक्टर की वर्किंग को गवर्न करती हो या रेगुलेट करती हो। जैसे बात करें शेयर्स की, तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। बैंकिंग की बात करें तो बैंक्स को रेगुलेट करती है आरबीआई। तो इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने वाली कोई भी बॉडी नहीं थी। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस होता क्या था कि एक जो हमें एज एन इन्वेस्टर एक किसी भी सेक्टर में जो हमें एक एक्सपेक्टेशन होती है ट्रांसपेरेंसी को लेके, तो ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही थी। बायर बिल्डर के बीच में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होने लगे थे। तो इसके चलते जो इन्वेस्टमेंट था उसमें मेजर डाउनफॉल होने लगा था। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सोल्यूशन जो गवर्नमेंट लेके आई वो थी रेरा। तो 2016 से पहले जब हम किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, तो हम क्या नोटिस करते थे कि हर जगह डेवलपर रूल चलता है, बिल्डर रूल चलता है। जो अग्रीमेंट टू सेल के जो टर्म्स होते थे, कंडीशंस होते थे, वो बायस्ड होते थे। बायस्ड इन द सेंस कि जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो मेजर केसेस में फेवर करते थे डेवलपर को। जैसे कि अगर आप या मतलब बायर जो है वो अगर डिफॉल्टर है, तो जो पेनल्टी क्लॉजेस होते थे वो बहुत हैवी होते थे, और यही अगर डेवलपर डिफॉल्टर है तो पेनल्टी क्लॉजेस जो है वो बहुत ही वीक होते थे। और जो एक और बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी वो थी कमिटमेंट इश्यूज को लेके, कि डिलेड पोजेशंस को लेके, कि बिल्डर ने प्रॉमिस कर दिया कि 2 साल में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको पोजेशन दे देंगे। अब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन पोजेशन नहीं मिलता था। ऐसे ही सालों बीत जाते थे और पोजेशन नहीं मिलता था, प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाता था। इसका एक जो रीजन था, मेन रूट कॉज जिसको मैं कहूंगी, वो था मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो डेवलपर जितने भी फंड्स कलेक्ट करता था उसको मिस यूटिलाइज करता था, मींस प्रोजेक्ट में ना लगाकर इधर उधर इन्वेस्ट कर देता था। कोई और लैंड ले ली, किसी और बिजनेस में लगा दिया, पर्सनल यूज में लगा लिया। तो उन फंड्स को लेके कोई चेक नहीं था कि आखिर उन फंड्स का यूटिलाइजेशन सही तरीके से प्रोजेक्ट में किया जा रहा है या नहीं। एक और प्रॉब्लम थी बुकिंग अमाउंट को लेके। कोई भी अपने ओन टर्म्स एंड कंडीशंस पर डेवलपर जो है बुकिंग अमाउंट लेते थे। कोई 20% ले रहा है, कोई 25% ले रहा है। कोई भी एक पर्टिकुलर एक सीलिंग नहीं थी बुकिंग अमाउंट को लेकर। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो जैसे ऑल्टरेशंस, आपको बोला कुछ जाता था, दिया कुछ जाता था, सपने कुछ, हकीकत कुछ, प्लान कुछ, एग्जीक्यूशन कुछ। तो आपको जो लेआउट जो आपको दिखाया जाता था और जब आपको पोजीशन दिया जाता था, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता था। बिल्डिंग में ऑल्ट्रेशन हो जाता था, फ्लैट में ऑल्ट्रेशन हो जाता था, सुपर बिल्डअप एरिया बढ़ा दिया जाता था, और आप कुछ नहीं कर पाते थे। यही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से रेरा का, कहते हैं ना, जन्म हुआ और इन प्रॉब्लम्स को एक सोल्यूशन मिला। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि चलो जैसे तैसे हमें पोजीशन मिल गया, लेकिन पोजीशन के बाद हम क्या नोटिस करते थे कि वहां भी बिल्डर ने बहुत सारे फॉल्स प्रोमिस किए क्वालिटी को लेके। कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स होते थे, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते थे, और पोजीशन के बाद में बिल्डर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती थी इन चीजों को लेके। आपसे पैसा पूरा लिया जाता था, आपको क्वालिटी प्रॉमिस की जाती थी, लेकिन फ्लैट की वो क्वालिटी नहीं, आपके जो भी फ्लैट अपार्टमेंट शॉप जो आप लेते थे उसको आपको वो क्वालिटी डिलीवर नहीं की जाती थी, और इसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन भी नहीं ले पाते थे। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद दिस रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्ट, रेरा 2016। ये तो बात की हमने प्रॉब्लम्स की, अब बात करते हैं सोल्यूशन की जो हमें रेरा से मिलते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम थी कि हम बात कर रहे थे बायस्ड एग्रीमेंट्स के बारे में, स्पेशली पेनल्टी प्रोविजंस को लेकर। तो रेरा इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट पेनल्टी प्रोविजंस एंड इट बिलीव्स इन इक्वालिटी पेनल्टी क्लॉजेस। मीनिंग चाहे डिफॉल्टर कोई भी हो, चाहे बिल्डर हो चाहे बायर हो, अगर आप डिफॉल्टर हैं
तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी प्रोविजंस लागू किए जाएंगे और आपसे एक हैवी अमाउंट ऑफ पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की थी बुकिंग अमाउंट को लेकर कि जो डेवलपर्स हैं वो कितना ही परसेंटेज कॉस्ट का आपसे बुकिंग अमाउंट डिमांड करते थे, लेकिन रेरा के आने के बाद एक मैक्सिमम लिमिट, एक सीलिंग लगा दी गई है बुकिंग अमाउंट को लेकर, दैट इज 10% ऑफ कॉस्ट। अब कोई भी डेवलपर बायर से 10% ऑफ कॉस्ट से ज्यादा बुकिंग अमाउंट चार्ज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमने बात की थी डिलेड पोजेशन को लेके, जिसका रीजन भी हमने समझा था, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि जो फंड्स हैं वो जो डेवलपर है कहीं और ही इन्वेस्ट कर देते थे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता था और पोजीशन में डिले होता था। तो अब इस फंड्स पर चेक लग चुका है, तो कोई भी डेवलपर एक प्रोजेक्ट को अगर लॉन्च करता है तो बुकिंग के अगेंस्ट उसे जो भी अमाउंट मिलता है उसका 70% उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना मैंडेटरी है, जिस अकाउंट को हम एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। और विड्रॉल्स भी इतने इजी नहीं है, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप जो विड्रॉल कर सकते हैं उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर सकते हैं, लाइक 20% अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका तो आप 20% ही विड्रॉल कर सकते हैं। एंड कंप्लीशन के लिए भी आपको सर्टिफिकेट्स की जरूरत है टू प्रूव द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। आपको अपने आर्किटेक्ट का, अपने इंजीनियर का, अपने सीए का सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रेरा लेकर आया है। तो कोई भी डेवलपर अब आपका फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता और आप निश्चिंत होकर बैठिए, आपका फंड सेफ हैंड्स में है और उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने बुकिंग ली है। नेक्स्ट हमने बात की थी ऑल्टरेशंस को लेकर कि बुकिंग टाइम पर कुछ दिखाया जाता है और जब आपको पोजीशन मिलता है तब कुछ और ही होता है। कहीं भी ऑल्टरेशन किया जा सकता है, बिल्डर कर देते हैं, कभी अपार्टमेंट में, बिल्डिंग के लेआउट प्लान में, पार्किंग को लेकर, सुपर बिल्टअप एरिया को लेकर, या कहीं भी बिल्डर जो है ऑल्टरेशन कर देते थे। किसी किसी केस में तो ये तक होता था कि जो बिल्डर हैं वो अपने ट्रांसफर कर देते थे राइट्स एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज टू थर्ड पार्टी। मतलब आपने जिस बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट किया वो बिल्डर अपने सारे राइट्स और राइट्स इन असेट्स एंड लायबिलिटीज किसी थर्ड पार्टी को ही ट्रांसफर कर देते थे विदाउट योर नॉलेज एंड कंसेंट। तो इस पर भी अब चेक लग चुका है। अब अगर यदि बिल्डर को अपना कोई भी राइट ट्रांसफर करना है या कोई भी ऑल्टरेशन करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो उससे पहले उससे अपने 2/3 ऑफ द बायर्स का कंसेंट लेना मैंडेटरी है। 2/3 ऑफ द बायर्स मीनिंग जितने लोगों ने, जैसे सपोज 100 लोगों ने बुकिंग की है उस प्रोजेक्ट में, तो 67 लोगों से उन्हें कंसेंट लेना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर भी आप निश्चिंत रहिए, आपको जो प्रॉमिस किया गया है आपको वही डिलीवर किया जाएगा। नेक्स्ट हमने बात किया था कि चलो जैसे तैसे हमें पोजीशन तो मिल गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमसे जो डेवलपर है उसने और फॉल्स प्रोमिस किए। जो क्वालिटी हमें प्रॉमिस की गई थी, जो मटेरियल हमें प्रॉमिस किया गया था, वो लो क्वालिटी निकला। और कुछ स्ट्रक्चरल उसमें जो डिफेक्ट्स थे, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट थे, जिसकी वजह से अब हमारे ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फ्लैट लेते ही खर्चा आ जाता था। और रेरा से पहले इस चीज की कोई लाइबिलिटी डेवलपर अपने ऊपर नहीं लेता था, लेकिन रेरा आने के बाद एक नया क्लॉज आया, दैट इज डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड, जो 5 साल की वारंटी लेकर आता है। अगर पोजीशन मिलने के 5 साल के अंदर आपको कोई भी इस तरीके का डिफेक्ट आप फेस करते हैं तो आप अपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो डेवलपर से क्लेम कर सकते हैं। अगर डेवलपर डिनाई करते हैं या इन डिफेक्ट को सॉर्ट आउट कराने से मना करते हैं, तो यू हैव द रेमेडी, यू कैन टेक द स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस अगेंस्ट द डेवलपर। तो रेरा से आने से हमें पता चलता है कि कितनी चीजों में और कितने ज्यादा चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस अब आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो एक ट्रस्ट इशू जो एक बायर के मन में था वो अब रिजॉल्व हो गया है और बायर बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। पहले अगर कोई ग्रीवेंस होती थी, चाहे बायर की चाहे बिल्डर की, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई फोरम नहीं था। यस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑलवेज देयर, लेकिन वो एक जनरल रेमेडी है, एक पर्टिकुलर रेमेडी नहीं थी। तो रेरा के आने के बाद एक फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम भी क्रिएट किया गया है, जहां पर जो आपके ग्रीवेंसेस हैं उसे बहुत कम टाइम में रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेरा इन जनरल। रेरा का बैकग्राउंड, गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था, क्या प्रॉब्लम्स थी, उसका क्या सोल्यूशन रेरा लेकर आया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेरा। तो रेरा रजिस्ट्रेशंस की हम बात करते हैं कि रेरा अप्लाई किन प्रोजेक्ट्स पे किया जाता है, मींस रेरा का कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक लैंड एरिया डेवलप करना चाहती हूँ, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ, और मेरा जो लैंड एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है।
और उस 500 स्क्वायर मीटर से लैंड एरिया से के ऊपर मैं 8 यूनिट से ज्यादा डेवलप करना चाहती हूँ। 8 फ्लैट, 8 अपार्टमेंट, 8 शॉप, मैं 8 नंबर ऑफ यूनिट से ऊपर उस पर डेवलप करना चाहती हूँ, तो मुझे रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। दो कंडीशन है, 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा लैंड एरिया और 8 यूनिट से ज्यादा, 8 अपार्टमेंट से ज्यादा आप वहां पे यूनिट्स बना रहे हैं, तो आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब एक क्वेरी आती है कि व्हाट इफ हम रेरा का रजिस्ट्रेशन ना लें। अब आप रेरा का रजिस्ट्रेशन मत लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपने रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया तो आप अपने प्रोजेक्ट को ना ही मार्केटिंग कर सकते हैं, ना ही एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ना ही उसकी बुकिंग्स ले सकते हैं, ना ही ऑफर फॉर सेल निकाल सकते हैं, ना ही आप किसी पर्सन को परचेज के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। तो फायदा क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, जब आप ये कुछ कर ही नहीं सकते? तो रजिस्ट्रेशन लेना इज मैंडेटरी। एक क्वेरी और आती है जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, कि क्या हम रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते? आप प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, बुकिंग्स ये नहीं ले सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम रेरा रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए हमें ना एक काम करते हैं, हम लॉ की लैंग्वेज खोलते हैं, फिर बात करते हैं। मैं यहाँ से आपसे एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, दिस वन। So it's written, notwithstanding anything contained in subsection 1, no registration of the real estate project shall be required. No registration of the real projects shall be required. अभी हम A point को छोड़ते हैं, B पर आते हैं. Where the promoter has received completion certificate for a real estate project prior to the commencement of this act. तो जहां पर प्रमोटर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, जब ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कमेंस हुआ था, सॉरी, रेरा एक्ट लगने से पहले जिन जिन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है उन पर, उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उन्हें रेरा लगने के 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था। ऐसे प्रोजेक्ट्स for the purpose of renovation or repair or redevelopment which does not involve marketing, advertising, selling or new allotment of any apartment, plot or building as the case may be under the real estate project. तो ऐसी कोई बिल्डिंग है यदि आपके पास जिसको आप रेनोवेट कराना चाहते हो या रीडेवलप कर रहे हो, लेकिन आप उसमें कोई भी प्लॉट या अपार्टमेंट को मार्केट नहीं कर रहे, उसकी रीसेल नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं विदाउट टेकिंग रेरा रजिस्ट्रेशन। For the purpose of this section, where the real estate project is to be developed in phases, every such phase shall be considered a standalone real estate project and the promoter shall obtain registration under this act for each phase separately. तो होता क्या है कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो हम उसे फेजेस में करते हैं कि अभी ये वाला टावर बना लेते हैं, फिर दूसरा टावर बना लेंगे कुछ साल बाद, फिर तीसरा टावर। तो ये कुछ फेजेस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। तो आपको हर फेज का एक सेपरेट रेरा रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। और जो हम 8 यूनिट काउंट करते हैं ना फॉर रेरा रजिस्ट्रेशन, वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल फेजेस होता है। सपोज मैं ये कहूँ कि मैं फेज 1 में तो 4 यूनिट बना रही हूँ और फेज 2 में मैं 5 यूनिट बना रही हूँ, तो मुझे ये तो 8 से तो कम है, तो मुझे रेरा रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन 5 और 4 मिलकर 9 यूनिट्स हो जाती हैं। तो क्योंकि ये एक्सीड कर गई 8 अपार्टमेंट को, तो आपको रेरा रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। हाँ, हर फेज का रेरा रजिस्ट्रेशन सेपरेट होगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की जो एलिजिबिलिटी है वो काउंट करने के लिए हमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल फेसेस लेना पड़ेगा अपार्टमेंट्स को। अब हम आते हैं इसकी ए कंडीशन पर, where the area of land proposed to be developed does not exceed 500 square meters or the number of apartments proposed to be developed does not exceed 8 inclusive of all phases. सेम ही चीज है जो हमने रजिस्ट्रेशन में पढ़ी। अब उस कंडीशन को अगर उल्टा कर देंगे तो वो एग्जेम्पशन की कंडीशंस हो जाती हैं कि मेरा जो लैंड एरिया मैं डेवलप कर रही हूँ वो 500 स्क्वायर मीटर या उससे कम है, तो मुझे रेरा की जरूरत नहीं है। और और द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स प्रपोज टू बी डेवलप वो 8 या 8 से कम है, तो मुझे रेरा लेने की जरूरत नहीं है। अब जो कंफ्यूजन हो रही है ना मार्केट में, मतलब जगह जगह एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रही है कि ये जो कंडीशंस हैं फॉर द एग्जेम्पशंस, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और आर दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? क्या और का जो मीनिंग है वो और ही है या एंड है? आइदर ऑफ वन कंडीशन सेटिस्फाई होते ही आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, या आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत है। सपोज मैं बात करूं कि मेरा जो लैंड एरिया है वो तो 600 स्क्वायर मीटर है, लेकिन मैं इस पर डेवलप लेकिन मैं जो उस पर डेवलपमेंट कर रही हूँ वो मैं
4 यूनिट्स का कर रही हूँ। तो अब आप बताइए कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? लॉ तो ये कहता है, क्योंकि लॉ में लिखा है और अगर आप इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है, यू आर एग्जेम्प्टेड। तो लैंड एरिया तो मेरा 600 स्क्वायर मीटर है, लेकिन जो मैं यूनिट्स उस पर डेवलप कर रही हूँ वो मैं सिर्फ 4 कर रही हूँ, जो 8 से कम है। तो मुझे लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। या आप इसका उल्टा करते हैं कि मेरा जो लैंड एरिया है वो 400 स्क्वायर मीटर है, अब उसमें यूनिट्स में डेवलप कर रही हूँ 22, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो यहाँ भी सेम चीज लगती है, क्योंकि लॉ में लिखा है और, तो आप कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। यहाँ पर मेरा लैंड एरिया जो है वो 500 स्क्वायर मीटर से कम है, भले ही जो अपार्टमेंट है वो मेरे 8 से ज्यादा है, लेकिन लैंड एरिया कम है तो मुझे एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो ये इस क्लॉज को लेके बहुत ही एम्बिगिटी थी। तो एक केस है गीतांजलि अमन कंस्ट्रक्शंस, जो महारेरा में लगता है, महाराष्ट्र रेरा का केस है ये। तो वहां पर जो उसका जो जजमेंट आया है वो यही कहता है कि जो इसके बीच में जो और है वो डिस्जंक्टिवली यूज किया गया है, कंजॉइंटली यूज नहीं किया गया है, तो इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो और का जो लिटरल मीनिंग है वो या ही रहेगा एंड नहीं रहेगा। तो इफ यू आर सेटिस्फाइंग आइदर ऑफ द कंडीशन, चाहे आपका लैंड एरिया कम है या आपका अपार्टमेंट एरिया कम है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इसलिए जो मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी बताई उसमें एंड बोला कि आपका जो अपार्टमेंट है और आपका जो लैंड एरिया है वो दोनों ही कंडीशन एक्सीड करनी चाहिए उसके अमाउंट से, तब आपको रजिस्ट्रेशन कराने की नीड है। आई होप आई एम क्लियर इन माई प्रेजेंटेशन। और एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेरा आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है इस यहाँ तक एप्लीकेबिलिटी को लेकर, या कोई भी जनरल क्वेरी है रेरा को लेके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी क्वेरी क्या है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच।